हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है डीएनए। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कैसे प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए ही लक्षणों को या कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। ये कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है? तो इसको प्रूफ करने के लिए जो दो मेजर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो थे ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में किया था, और इसमें ये प्रूफ हुआ था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ था ट्रांसडक्शन, जो एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज नामक दो साइंटिस्ट ने किया था 1952 में, जो ये प्रूफ करता है कि डीएनए वायरसेस का भी जेनेटिक मटेरियल होता है। इनकी डिटेल हम देखते हैं आगे। ओके, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर हुआ था, और इन्होंने निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया को यूज किया था, और इन्होंने उसकी दो वैरायटी ली थी। एक थी एस सेल्स और एक थे आर सेल्स। एस सेल मतलब स्मूथ सेल्स, ऐसे सेल्स जो वायरुलेंट होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि इससे निमोनिया होता है, निमोनिया कॉज करते हैं, ये इन्फेक्शन करते हैं। और आर सेल्स जो होते हैं ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ये निमोनिया कॉज नहीं करेंगे, इन्फेक्शन नहीं करेंगे। तो निमोनिया के भी जो बैक्टीरिया थे उसके दो वैरायटी इन्होंने यूज करी थी। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चूहों पर किया था। तो इन्होंने सबसे पहले स्टेप में क्या किया कि एक लिविंग एस सेल को, निमोनिया के सेल को इंजेक्ट कराया था माउस में, और देखा कि माउस जो है उसको निमोनिया हुआ, और निमोनिया से वो चूहा जो है वो मर गया। दूसरे स्टेप में उन्होंने आर सेल लिया, ये भी लिविंग था, और इसको जब चूहे में इंजेक्ट किया तो देखा इसमें कोई निमोनिया नहीं हुआ और चूहा बिल्कुल हेल्दी है। तीसरे में उन्होंने क्या किया कि ये जो एस सेल था जो यहाँ पर हमने लिविंग डाला था, इसको हीट से किल कर दिया, और उसके बाद ये नॉन पैथोजेनिक हो गया, क्योंकि अब ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकता क्योंकि ये डेड है। इसको जब चूहों में इंजेक्ट किया गया तो उन्होंने देखा कि चूहा बिल्कुल हेल्दी है और चूहे को निमोनिया नहीं हुआ। और चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये जो दोनों सेल्स थे, ये वाला आर सेल लिविंग और हीट किल्ड एस सेल्स, इन दोनों का मिक्सचर लेके चूहे में इंजेक्ट किया। अब चूंकि इससे भी चूहा नहीं मरा था, आर सेल से भी चूहा नहीं मरा था, तो होना ये चाहिए था कि चूहा यहाँ भी नहीं मरता, लेकिन उन्होंने देखा कि चूहे की डेथ हो गई निमोनिया से। तो जब यहाँ पर निमोनिया नहीं हुआ, यहाँ निमोनिया नहीं हुआ, और यहाँ कैसे हो गया, तो उन्होंने जब इसके सैंपल्स लिए, ब्लड सैंपल्स लिए, तो उसमें लिविंग एस सेल्स पाए गए, जबकि कैसे लिए थे, हीट किल्ड एस सेल्स लिए थे। तो ये लिविंग कैसे हो गए? तो इससे सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सारे टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि ये जो हीट किल्ड एस सेल था, इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है इसके डीएनए के साथ मिक्स हो गया, और जब इसका डीएनए इसके सेल में गया तो ये जो आर सेल था वो एस सेल में बदल गया, यानी कि लक्षण बदल गए, कैरेक्टर बदल गया, जो नॉन पैथोजेनिक था वो पैथोजेनिक हो गया। तो ये कैरेक्टर के पीछे क्या मिला, डीएनए। तो डीएनए वो मटेरियल था जो ट्रांसफर हुआ था जिसके कारण कैरेक्टर चेंज हुआ, और इससे पता चलता है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का मॉलिक्यूल है वो डीएनए है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूफ करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। जब किसी के जीनोटाइप में यानी जीन कॉम्पोजिशन में, डीएनए में, या फिर फिनोटाइप में यानी उसके जो बाहरी लक्षण होते हैं उनमें जो बदलाव आता है, किस कारण से, किसी अन्य डीएनए, एक्सटर्नल डीएनए के आ जाने से, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का आधार था, प्रिंसिपल था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हार्शे चेज का एक्सपेरिमेंट। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरियोफेज पे था। और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, फेजेस आर वायरसेस, और बैक्टीरियोफेज मतलब ये फेज बैक्टीरिया को खाते हैं। फेज मतलब होता है खाना, ईटिंग।
तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है और बैक्टीरिया ही उसका होस्ट होता है, इस तरह के वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो जो वायरसेस होते हैं इनमें ये पूरा सेल तो होता नहीं है, क्योंकि ये तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिविटी है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सिर्फ दो ही चीजों से बना होता है, प्रोटीन से और डीएनए से। इसके अलावा वायरस के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ये जो पूरा आवरण है ये बना होता है प्रोटीन से, और अंदर जो पैकेजिंग होती है वो होती है न्यूक्लिक एसिड की। तो दो तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं सिर्फ वायरसेस में, एक डीएनए और एक प्रोटीन। अब उन्होंने क्या प्रिंसिपल लिया, उन्होंने कहा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉस्फोरस होता है लेकिन सल्फर नहीं होता, और जो प्रोटीन होते हैं उनमें सल्फर होता है लेकिन फॉस्फोरस नहीं होता। तो डीएनए और प्रोटीन को अगर हमें अलग अलग टेस्ट करना है तो हम सल्फर और फॉस्फोरस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। फिर इन्होंने सल्फर के और फास्फोरस के आइसोटोप्स लिए, सल्फर 35 और P32। ये चूंकि आइसोटोप्स जो हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये कुछ किरणों को या रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, है ना, ये नहीं चमकते हैं जब इन्हें मशीन में डाला जाता है। तो इस तरह से हार्शी चेज का एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज पे था। आगे देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमने आइसोटोप्स लिए, उससे लेबलिंग की जाती है कुछ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स की और कुछ सल्फर मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद सेकंड होता है इन्फेक्शन, यानी कि वो बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तीसरा होता है आइसोलेशन, इन्फेक्शन के बाद हम वायरस पार्टिकल्स को अलग करेंगे, और फिर लास्ट में आता है एनालिसिस, फिर हम उसको एनालिसिस करके देखेंगे। तो देखते हैं स्टेप्स कैसे होते हैं। ये देखिए ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। इसने दो तरह के बैक्टीरियोफेज लिए। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज लिया जिसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन इसमें सल्फर 35 की रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज कर ली गई थी, यानी इसके प्रोटीन में जहां जहां सल्फर मैटम होगा वो कैसा होगा, S35 होगा। इस तरह से बनाया जाता है। और सल्फर 35 कहाँ रहेगा, सिर्फ प्रोटीन में, डीएनए में सल्फर होता ही नहीं है, तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ होगी, सिर्फ इसके प्रोटीन में होगी। और दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 की लेबलिंग थी। अब फास्फोरस सिर्फ डीएनए में होता है तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है और इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। अब इसको क्या किया, सेकेंड इन्फेक्शन करवाया। ये बैक्टीरिया है, इस पर ये वायरसेस जो हैं वो इन्फेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद, इन्फेक्शन के बाद ये अपने अंदर सारे प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा और नए नए वायरसेस अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, नए नए वायरस के पार्टिकल्स बनेंगे। सेम यहाँ पर भी होगा। और लास्ट में जब ये सारा होने के बाद, जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन यानी मशीन में इनको चलाया गया और इनका केमिकल निकाला गया, तो एक में देखा गया कि कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई सेल में। यानी कि ये जो वायरस बने थे, इन वायरस के जो नए पार्टिकल्स बने ये वाले, इनमें किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई, और इन वाले वायरसेस में रेडियो एक्टिविटी शो हुई। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें रेडियो एक्टिविटी इसलिए नहीं आई क्योंकि इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था और प्रोटीन ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ट्रांसफर सिर्फ डीएनए हुआ जो कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं था। और ये जो डीएनए है इसी की कॉपी बनी, इसी से नए प्रोटीन बने होंगे, और वो नए प्रोटीन में कोई रेडियो एक्टिविटी पाई नहीं गई। तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ वो क्या था, वो सिर्फ डीएनए था, और प्रोटीन कोट जो है वो सिर्फ बाहर ही रह जाता है। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, डीएनए लिया था। अब डीएनए जब आखिरी में इसमें मिला, इसमें रेडियो एक्टिविटी क्यों मिली, क्योंकि हमने डीएनए को लेबल किया था और डीएनए रेडियो एक्टिव था तो रेडियो एक्टिविटी मिली। इसका मतलब है कि ट्रांसफर कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, डीएनए, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये दोनों चरणों में, दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पाया कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, वही कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव था तो वायरसेस भी नॉन रेडियो एक्टिव थे। यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव था, इसीलिए यहाँ पर वायरसेस रेडियो एक्टिव थे। तो इस तरीके से प्रूफ होता है कि वायरसेस में जो डीएनए है वही ट्रांसफर होता है नेक्स्ट कैरेक्टर में,
प्रोटीन नहीं होता, देयरफॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। तो ये दो एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है ना? और यहाँ पर चूंकि एसिड वर्ड दिया है, इसका मतलब है कि इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? ये जैव अणु है या बायोमोलिक्यूल्स हैं जो बहुत बड़े साइज के होते हैं और सारी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं और कुछ वायरसेस में भी पाए जाते हैं, ठीक है? और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, संचारित करते हैं, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड में 3 मॉलिक्यूल्स से न्यूक्लिक एसिड बनता है। उसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एक शर्करा होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। बेस मतलब क्षार। कैसा क्षार? जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो 3 चीजों से मिलकर न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है? अब इसमें दो प्रकार से होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में और आरएनए में दोनों में क्या फर्क है कि जो डीएनए होता है इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोस होती है और आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस होती है। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में पाया जाता है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए, टी, सी और जी। इनके नाम है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और आरएनए में सेम होते हैं लेकिन टी का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है? यू से, यानी यूरेसिल से। आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है और डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, एक तो टी और यू का और एक शुगर में डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर का। देखिए ये है शुगर और ये पेंटोज शुगर होती है, यानी 5 कार्बन एटम्स की, जिसमें कि ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ कार्बन एटम है। इसकी जो सेकंड पोजीशन पर जो कार्बन होता है इसमें हाइड्रोक्साइड अगर जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल राइबोस शुगर है। लेकिन अगर इसका ऑक्सीजन यहाँ से हटा दिया जाए तो ये हो जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये डीएनए में पाई जाती है और ये आरएनए में पाई जाती है। ये फॉस्फोरिक एसिड है जिसका फॉस्फेट जुड़ता है न्यूक्लियोटाइड बनाने में, और ये होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल साइकिल स्ट्रक्चर्स हैं, डुअल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं और ये मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें एक एक रिंग होती है, इसमें डबल रिंग होती है। डबल रिंग वाले होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स में 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। आप देखिए कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर, ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है ये पूरा सेम है। इसकी जो नंबरिंग होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप देखेंगे क्या डिफरेंस है एडेनिन और ग्वानिन में, कि एडेनिन के फर्स्ट कार्बन एटम पे ये NH2 ग्रुप होता है, ठीक है? और यहाँ पर इसके फर्स्ट कार्बन एटम में ऑक्सीजन होता है, ठीक है? और यहाँ पर इसके कुछ भी नहीं है थर्ड पे, और यहाँ पर NH2 अमाइन ग्रुप यहाँ पर होता है। इसका अमाइन ग्रुप ऊपर है, इसका अमीनो ग्रुप नीचे है, ठीक है? पिरिमिडीन्स में क्या डिफरेंसेस हैं? साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। कॉमन स्ट्रक्चर साइकिल तो तीनों में सेम रहेगी। देखिए आप, एक डबल बॉन्ड यहाँ N और NH, डबल बॉन्ड NH NH, यहाँ पे N N, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये सेम पोजीशंस पे रहेंगे। अब साइटोसिन में ऊपर आता है अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप यहाँ पर आता है, ठीक है? यूरासिल और थाइमिन में आप देखिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्स हैं, सेम। यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन थाइमिन में सिर्फ यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। अगर इस मिथाइल को हटा दिया जाए तो यूरेसिल बन जाएगा, और यूरेसिल में अगर स्ट्रक्चर लगा दिया जाए, एक CH3 लगा दिया जाए, तो वो थाइमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरेसिल और थाइमिन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं।
अब ये एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर मॉलिक्यूल होगी, ध्यान से देखिए, जिसका जो 5th कार्बन एटम है ये वाला, इससे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा और लास्ट में आपको माइनस चार्ज यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है इससे जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस, ये हो सकता है टी सी जी यू, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और इस न्यूक्लियोटाइड की जो पूरी चेन होती है वो न्यूक्लिक एसिड कहलाती है। ठीक है, इसकी जो पूरी चेन है, इसका जो पॉलीमर है वो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। अब आप देखिए, थाइमीन जो होता है वो यूरेसिल के साथ, सॉरी, थाइमीन और यूरेसिल ये दोनों एडेनिन के साथ पेयर करते हैं, ये रूल है। एडेनिन जो है वो या तो थाइमीन के साथ होगा या यूरेसिल के साथ होगा, इसके अलावा ना वो जी के साथ ना सी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक प्यूरिन जो होता है वो सिर्फ पिरिमिडीन के साथ ही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दो प्यूरिन आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, दो पिरिमिडीन से एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये आप देखेंगे डॉटेड लाइन से बनी हुई है, दैट मीन्स इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जब एडेनिन थाइमीन या यूरेसिल के साथ पेयर करता है, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और ऐसे ही ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयर करेगा, इन दोनों की जोड़ी है, साइटोसिन जी के अलावा किसी के साथ नहीं और ग्वानिन सी के अलावा किसी के साथ पेयर नहीं करता, और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर किसी डीएनए में ज्यादा सीजी का पेयर है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। अब पूरा डीएनए कैसे बनेगा, हमने न्यूक्लियोटाइड तो देख लिया, न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग देख ली कैसे होती है। अब ये पेयरिंग होने के बाद इनको बोला जाता है बेस पेयर, क्या बोला जाता है, बेस पेयर। ओके, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये जो मॉडल है ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ये मॉडल जिसको हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं, ये दोनों साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इस डीएनए का एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके डीएनए का स्ट्रक्चर निकाला था और इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है ये दो स्ट्रैंड से बना होता है, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। तो दो स्ट्रैंड आपस में कैसे होते हैं, हेलिकल फॉर्म में, जैसे घुमावदार सीढ़ियां होती हैं इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, जैसे कि दो रस्सियां एक दूसरे में बटी होती हैं, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, और ये बंध किसके बीच में होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखोगे कि डीएनए जो है वो द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि दो हेलिक्स होते हैं या दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये एक जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ये 3 एंड ये जाएगा नीचे की तरफ 5th प्राइम, और उल्टा ये वाला दूसरा होगा 3 प्राइम से ये जाएगा ऊपर की तरफ 5th प्राइम। तो दो सिरे होते हैं डीएनए के, आपको ध्यान रखना है, एक कहलाता है 5th प्राइम और एक कहलाता है 3rd प्राइम। अगर ये 5th से शुरू हुआ है तो ये इसका यहाँ पर एंड में 3rd प्राइम आएगा, ये 3rd प्राइम है तो इसके यहाँ पर 5th प्राइम आएगा। अब 3rd प्राइम एंड किसको कहते हैं, जहां पर आपको OH नजर आता है, OH है ना, फॉस्फोरिक एसिड का जो OH जहां पर खत्म होगा वो 3rd प्राइम एंड कहलाता है, और जहां पर नहीं होगा वो 5th प्राइम कहलाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे जी, हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे पेयरिंग के बारे में, कि जी हमेशा सी के साथ पेयर होगा और ए हमेशा टी के साथ पेयर होगा। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई कितनी होती है, इनका दो बेस पेयर के बीच में, ये एक बेस पेयर ये कहलाएगा, एक बेस पेयर ये कहलाएगा, इनके बीच में कितनी होती है ये हम आगे देखते हैं। इसके एक टर्न में,
इसके एक टर्न जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। 3.4 नैनोमीटर, ये आपको याद रखना है। डिटेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 रेज टू द पावर -10, 10 के ऊपर -10 की पावर जो होती है, इतना बारीक। ठीक है, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम का डीएनए है। ठीक है, और इसका जो ये मिड पोर्शन है ये एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो एक टर्न होता है, ऐसे एक टर्न, ये घुमाओ, ठीक है, ये जो घुमाव है इसका, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम का, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉम का या 3.4 नैनोमीटर का होता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी, वो भी बता दूं कि एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। जैसे एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, इस तरीके से ये चौथा बेस पेयर इधर आएगा। ठीक है, तो 10 बेस पेयर होते हैं और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो इनके बीच की दूरी निकल आती है 3.4। 34 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है दो बेस पेयर के बीच में। उसके बाद ए और टी जो होता है वो डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। सी और जी जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि एक तरफ ये वाला जो गहरा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है मेजर ग्रूव, और ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मेजर ग्रूव कहलाता है। और उसकी जो ऑपोजिट में होता है वो माइनर ग्रूव कहलाता है। ग्रूव मतलब होता है गुफा। तो ये क्यों होती है, आप ध्यान से सुनो। अगर हमारी उंगलियों के बीच में गैप नहीं होता तो हम ऐसे उंगलियां आपस में बांध नहीं पाते, और यही कारण है डीएनए के बीच में ग्रूव्स बनाने का, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स जब डीएनए पे अटैच होते हैं तो वो इन्हीं ग्रूव्स की मदद से ही जुड़ पाते हैं। ठीक है, और इनकी जो बैकबोन होती है, बैकबोन जो होती है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहलाती है। क्या कहलाती है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहलाती है। तो सबसे पहले आप एक बार फाइनल में बता देती हूँ, इसकी जो विड्थ होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है ना, और इसकी जो एक टर्न की लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, और दो बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। और ये हमेशा टी के साथ पेयर करता है और उनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड करता है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एक तरफ मेजर ग्रूव होता है, एक तरफ माइनर ग्रूव होता है, और ये जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक थर्ड प्राइम से फिफ्थ प्राइम पे खत्म होता है और दूसरा नीचे से थर्ड प्राइम से शुरू होके ऊपर की तरफ फिफ्थ प्राइम पे खत्म होता है। तो डीएनए के जो सिरे होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। और एक एक चीज और बताई थी वॉटसन एंड क्रिक ने, कि जितने इसमें प्यूरिन्स होंगे उतने ही इसमें पिरिमिडीन्स होंगे। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है वो हमेशा एक जैसा रहता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए क्या होते हैं? आरएनए जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जिन्हें रेट्रोवायरस कहा जाता है। ये जो आरएनए यहाँ मैं बता रही हूँ ये नॉन जेनेटिक आरएनए है। इनका लक्षणों मतलब ये लक्षण कैरी नहीं करते, ये डीएनए से बनते हैं और इनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। अब इनके नाम से देखो, मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है कि ये दूत है, मतलब इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, और ये मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए मैसेंजर। तो ये क्या इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं? ये प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि डीएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन ये लक्षण होते हैं। तो डीएनए से जो प्रोटीन बनता है तो उसके डीएनए से प्रोटीन से पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, और इस आरएनए में वो सारी कोड लैंग्वेज होगी जो प्रोटीन बनाने में मदद करती है, जिन्हें हम कोडॉन्स कहते हैं, और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये हो गया मैसेंजर आरएनए। उसके बाद दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल से पता चल रहा है कि राइबोसोम्स के जो दो यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ने का काम जो है वो राइबोसोमल आरएनए करता है। और ये कब जुड़ते हैं? जब प्रोटीन बनना शुरू होगा तब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए इनको आपस में जोड़ता है। तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए,
और इसके नाम में भी ट्रांसफर से पता चल रहा है कि ये कुछ ट्रांसफर करता है, ये अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर करता है। इसका काम होता है प्रोटीन बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए, जो कि सेल के या कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं, उनको ये उठाकर लेकर आता है मैसेज के हिसाब से। तो 3 हो गए आपके मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये नॉन जेनेटिक आरएनए हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में यानी प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, इसमें आपको इसको थोड़ा सा याद करना है। इसके जो 5th प्राइम एंड होता है ना, जैसे डीएनए में 3rd प्राइम और 5th प्राइम होता है, ऐसे आरएनए में भी होता है, क्योंकि ये भी न्यूक्लिक अम्ल ही है। इसके 5th प्राइम पे कैपिंग होती है, ये कैप। इस कैप का मतलब होता है कि जब इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो वो इधर नहीं जाएगा। कैप मतलब होता है फुल स्टॉप, जहां पे रोक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 5th प्राइम यूटीआर कहलाता है, यानी कि यहां से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ से प्रोटीन नहीं बनेगा। और इसका जो 3rd प्राइम होता है, इसमें बहुत सारे एडेनिन एक साथ लगे होते हैं, तो ये कहलाती है एक ही टेल, पूंछ बन गई है, एक ही पूंछ बन गई है, तो उसे हम पॉली ए टेल कहते हैं, जो 3rd प्राइम की तरफ होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। इसके पास इंफॉर्मेशन होगी, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके पास सारी कोड लैंग्वेज होगी, यहाँ से यहाँ तक की प्रोटीन बनेगी। इसे हम बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम, ORF। तो ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि तरह द्विकुंडलित नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है वहां पर ये ऐसे कुंडलित भी हो जाता है। तो इसमें आपको एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, देखो ये भी सिंगल है, ये पूरा सिंगल है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिंगल है, और यहाँ पर इनको डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ये है राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर। बैकबोन वही रहेगी, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन रहेगी। बॉन्ड बीच में जहां जहां बन रहे हैं वो हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर कुछ भी पेयरिंग नहीं है, आपको दिख रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये जो होते हैं राइबोसोमल आरएनए होते हैं, और इनका काम क्या होता है, राइबोसोम्स की लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद टीआरएनए पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है, ठीक है, लौंग की तरह जो दिखता है, ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल हम इसको बोलते हैं। और इसमें कुछ आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, और कुछ लूप्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये देखो, एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, और एक आर्म ये रही, 4 तो इनके पास आर्म्स है, ठीक है। और एक लूप, ये 2 छोटा सा, 3 और 4, 4 लूप है, तो 4 भुजा है और 4 इनके पास लूप होते हैं। शुरुआत होती है 3rd प्राइम से, ये इस तरह से जाता है ना, और ये यहाँ पे जहां पर बीच में बॉन्ड बन गया वो कहलाएगी उसकी आर्म। देख यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जी के साथ सी जुड़ा है ना, ए के साथ यू जुड़ा है। अब आपको पता है यहाँ पर टी नहीं आएगा, यहाँ पर यू आएगा, ये आरएनए है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये आर्म्स बन गई हैं। और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ये कहलाते हैं लूप। तो इसमें 3rd प्राइम से यहाँ शुरू होता है, ऐसे जाता है, ये पूरा इस तरह से जाने के बाद लास्ट में यहाँ पर 5th प्राइम खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 यहाँ पर अनपेयर्ड है, ए सी और सी, है ना, ये शुरुआत के जो थोड़े से हैं ये अनपेयर्ड हैं, और ये हमेशा यही होते हैं ACC। और ये एक्सेप्टर आर्म कहलाता है, यानी कि ये कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, ये किसको एक्सेप्ट करता है, अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, अमाइनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लूप है टी साइज सी लूप कहलाता है, यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं, जैसे मिथाइलेटेड एडेनिन है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये छोटा सा होता है वेरिएबल लूप,
ये वेरिएबल का मतलब है कि ये थोड़ा थोड़ा बदलता है तो ट्रांसफर आरएनए चेंज हो जाते हैं। इसकी बहुत वैरायटी होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लूप होता है नीचे का, जो आपका सेकंड लूप है, ठीक है, थर्ड लूप है। ये कहलाता है एंटी कोडॉन लूप। क्या कहलाता है? एंटी कोडॉन लूप। यानी इसके नीचे के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, है ना, ये कोड का काम करते हैं, और यही कोड से पता चलता है कि इस टीआरएनए को कौन सा अमाइनो एसिड उठाना है। 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा इनको डीएनए सॉरी आरएनए जो है ये, इनको कौन सा अमाइनो एसिड उठाना है, वो इस एंटीकोडॉन से पता चलता है। उसके बाद ये वाला जो आता है ये कहलाता है डी लूप। क्या कहलाता है? डी लूप। तो इस तरीके से ये हो गया आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर।